डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैथमेटिकल टूल्स के नाम पर कैलकुलस स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको आइडिया है कि कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। जहां स्मॉल चेंज की बात की करेंगे वहां डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालेंगे डिफरेंशियल यूज करेंगे, और जहां समेशन की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस समेशन की बात, वहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन सिखाया था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसके बाद एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन, और चेन रूल तक हम पहुंच गए थे। ये आप लोगों को आइडिया होगा। तो ये प्रीवियस क्लास में ये सारी चीज़ें यूज कहाँ पे होंगी? फिजिक्स में इसका बड़ा वाइड यूज है, और बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की हेल्प के फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो और उस समय जब हम फिजिक्स टीच कर रहे होंगे तब डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन पे चर्चा नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका है कि डिफरेंशिएशन को अभी अच्छे से समझें। हमने कुछ एप्लीकेशन के टर्म में भी बात की थी कि जब कभी स्लोप वगैरह निकालते हैं, कल बात की थी, जब स्लोप वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हमें डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के कुछ एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें dy बाई डी एक्स निकाला, तो कोई कर्व दिया गया है, कोई सा भी कर्व दिया गया है, वो कर्व सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है। कोई कर्व दिया से y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने। यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पर y एक्सिस ले लिया, यहाँ पर x एक्सिस ले लिया, और y वर्सेस x ग्राफ कोई शक्ल कुछ ऐसी बना दी। कर्व कैसे भी बनाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये y वर्सेस x ले लिया, यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया। अब अगर स्ट्रेट लाइन है तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके कि स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव नहीं बल्कि स्लोप कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव तो ठीक नहीं है कहना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम y और x के बीच ग्राफ प्लॉट कर दिए। जैसे मान लो हमने इस तरीके से y x बना दिया, ऐसा बना दिया। अब इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालें तो क्या करेंगे? यहां पर इस पॉइंट को कोई सा नाम दे दिया, से इस पॉइंट का नाम कह दिया u और b, p और q, जो भी आपको लिखना है, ये पॉइंट लिख दिया। और इसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट देखा, इसके करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ। आज थोड़ा सा एप्लीकेशन पे बात करूंगा बेटा, और कम से कम काइनेमेटिक्स के एप्लीकेशन पे चर्चा करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करा जाता है। ये ले लिया, थोड़ा कलर भी बदल देता हूँ, तो ये ले लिया x। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक x में कितना चेंज हुआ? ये x है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी वाइड सेपरेशन दिख रहा, पर फिर भी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए देखें आप। और ये करस्पॉन्डिंग y में चेंज हुआ, ये करस्पॉन्डिंग y में चेंज हुआ। ये दो पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट यहाँ लिया था और एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया था, एक पॉइंट यहाँ लिया। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे ये वैल्यू अगर मैं लिख दूँ x है तो ये हो जाएगा x प्लस डी एक्स, यानी इतना चेंज dx हो गया। यहाँ पे y लिया तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस डी वाई। अब जहां तक स्लोप का सवाल है, स्लोप कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। y का x के साथ कितना वेरिएशन हो रहा, जो स्मॉल वेरिएशन हो रहा, ये स्लोप कहलाएगा। निकालने का तरीका क्या होगा? इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा उसका टेंजेंट जो आएगा वो स्लोप कहलाएगा। ये एंगल निकाल दिया, और इसका टेंजेंट जो आएगा वो स्लोप कहलाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ अब स्लोप पॉजिटिव होगा। क्यों पता चला स्लोप पॉजिटिव है? क्योंकि x इंक्रीज हो रहा, करस्पॉन्डिंगली y इंक्रीज हो रहा। तो स्लोप क्या होता है?
स्लोप होता है, स्लोप या इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट ढाल बोलते होंगे, dy बाई डी एक्स, इसको टेन थीटा बोलेंगे, इसी को m से रिप्रेजेंट करते ग्रेडियंट। ठीक है, अब अगर हमने ये बताया कि x के इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव है, तो यहां पे स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकाला जाए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ स्लोप 0 होगा। यहाँ पे कहीं स्लोप निकाला जाए तो क्या आएगा, मान लो इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकाला जाए तो देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर इस एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो नेचुरल है, 90 से ज़्यादा आएगा। ये एंगल 90 से ज़्यादा आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ x के साथ अगर यहाँ देखें दो पोर्शन ले लें तो x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो अब जहाँ कर्व आ जाएगा वहाँ स्लोप निकालोगे तो y और x में कोई फंक्शन में कोई रिलेशन होगा, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा x की। जैसे अब स्लोप निकाला तो dy बाई डी एक्स लिखा, तो dy बाई डी एक्स का मतलब होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब किस कोऑर्डिनेट पे चाहिए, एक्स की वो वैल्यू रख देंगे तो उस कोऑर्डिनेट पर स्लोप की वैल्यू आएगी। हालांकि यहाँ पर जब कोई कर्व होगा तो स्लोप वेराइंग होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलते समय गलत बोल गया था। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों हो सकता है, पर स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हम मैथमेटिक्स में इसका यूज, फिजिक्स में इसका यूज करना है, तो फिजिक्स में मान लो हमने यूज किया से, अब देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगा, b इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डिफरेंशियल यूज करना पड़ा कि नहीं, a इक्वल टू क्या होता है, डी बी बाई डी टी। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, या एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू कितना आ जाएगा, v डी बी बाई डी एस। ये सब चेन रूल से आएगा, कैसे आएगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो भी अगर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट स्लोप निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा एरिया बाय वेलोसिटी आ जाएगा, इंस्टेंट। इस तरीके से अगर हम डी एल बाई डी टी कर दें, एल यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, तो डी एल बाई डी टी करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा टाउ, टाउ माने टॉर्क, ये क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। एफ इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम देखें तो फोर्स आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका, फोर्स आ गया। पावर निकालना तो पावर इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंट पावर निकालेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। करंट निकालना है अब, चूंकि हम तो फंडामेंटल क्वांटिटी की भी बात करी थी ना, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और भी कई क्वांटिटी होंगी, तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जहां तक ये वाला फॉर्मूला कई बार बच्चों को लगता है ये कहां से आया, मैं इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे b इक्वल टू दिया है, एक एग्जाम्पल के टर्म में बात कर रहा हूं, b इक्वल टू दिया है, b वेलोसिटी है, b इक्वल टू दिया k रूट ऑफ s, k रूट ऑफ s, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट करना। b यहां पे क्या है, b वेलोसिटी है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। b वेलोसिटी है, s क्या है, यहां पे लिख दूं, b है वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट k कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, आप लोगों को पता चल गई, एक्सेलरेशन की ओरिजिनल डेफिनेशन। अब इस समय जब आप यूज सॉल्व करना चाहें तो आप कैसे सॉल्व नहीं कर सकते बेटा,
ऐसा नहीं कह सकते एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम कर दें और कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यहाँ हमें कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बेराइंग है, और जहाँ बेराइंग टर्म आता है फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ बेराइंग टर्म आएगा वहाँ आपको कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगी। क्या यूज करना पड़ेगी? कैलकुलस। हाँ, ओरिजिनल फिजिक्स की डेफिनेशन आपको पता है, तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होता है? ए इक्वल टू, अगर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बताएं तो ए इक्वल टू होता है dB बाई dt। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करेगा। यहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, किसके साथ वेरी कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसको क्या लिख सकते हैं? dB बाई ds बाई dt। इसको चेन रूल बोलते हैं। पिछली क्लास में बताया था, कुछ फिजिक्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ds बाई dt फिर वेलोसिटी कहलाएगा। सो a इक्वल टू कितना आ गया बताओ? v dB बाई ds। एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला हो गया ये वाला, पहला फॉर्मूला। ये तब लगाना, अप्लाई करना जब वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। ये कब अप्लाई करोगे? जब वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि वेलोसिटी पोजीशन के साथ वेरी कर रहा, तो बताओ फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे या सेकंड? तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पता चल गया आपको? यहां पर आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता चल गया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सीलरेशन इक्वल टू लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू वी, बी है के रूट एस, और डी बाई डी एस ऑफ के रूट एस। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? के रूट एस, के रूट एस बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो के डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रूट एस का करोगे तो 1/2 रूट एस आएगा। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्या आ गया? के स्क्वायर बाई 2। बताओ कोई दिक्कत किसी को? रूट एस का डिफरेंशियल, के रूट एस तो डिफरेंशिएशन के बाहर था, और रूट एस का डिफरेंशियल कर लिया, तो रूट एस का करोगे तो एस की पावर 1/2, तो एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन करेंगे तो एस की पावर -1/2 आ गया, वो नीचे आ गया, कैंसिल। यहां से ये भी पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। एक्सीलरेशन किसके साथ वेरी नहीं कर रहा? स्पेस के साथ भी वेरी नहीं कर रहा। इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और आने वाले टाइम पे ये बताएंगे कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब एस इक्वल टू दिया है, सपोज करो टी क्यू 3t² 5t + 9। आपसे कहा जाए कि इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ नॉन लीनियरली वेरी कर रहा, नॉन लीनियरली वेरी कर रहा, तो हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। ए इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी निकालें। v इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? v इक्वल टू लिखते हैं ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका टाइम डेरिवेटिव निकाला तो कितना आ गया बताओ? इसका करोगे तो 3t² आ जाएगा, इसका करेंगे तो 6t आ जाएगा, इसका किया तो 5 आ गया। एक्सीलरेशन निकाला तो a इक्वल टू कितना होता? dB बाई dt। इसका टाइम के साथ डिफरेंशियल करें तो कितना आ जाएगा? 60 + 6, 5 तो कांस्टेंट है। तो अब अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड रखोगे तो बताओ, t इक्वल टू 1 सेकेंड रखा तो ये कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया।
जहां तक वेलोसिटी का सवाल है, यहां पे t इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। t इक्वल टू 1 रखा, 6 5 11 और 3 14 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बताओ बिना कैलकुलस के क्या यूज कर पाओगे क्या? स्मॉल चेंज के लिए यूज करना है, और कैलकुलस का यूज फिजिक्स की लगभग एवरी ब्रांच में यूज होगा। ठीक है, एक और बात हमारी छूट गई थी, वो भी आज हमें करना है, मैक्सिमा मिनिमा पे भी बात करना है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमें मैक्सिमा मिनिमा पे भी बात करना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, वो आज कर देते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा और कर लें। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई टर्म दिया हो और मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दें। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे तो इससे ये जानकारी नहीं मिलेगी कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, जैसे हालांकि फर्स्ट से भी पता चल जाता है, पर हम सेकंड डेरिवेटिव से करके दिखाएंगे। वाई एक्स का फंक्शन है, सो डी वाई बाय डी एक्स करोगे, इसको जीरो करो। ये बात है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। वो वैल्यू मैक्सिमा भी हो सकती है, मैक्सिमा, और जब इसको जीरो करोगे तो x की कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई x की दो वैल्यू आ सकती है, तीन वैल्यू आ सकती है, देखें क्वाड्रेटिक है या कैसा है, पर वैल्यू आएंगी। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें और x की ये वैल्यू पुट करें, तो सेकंड डेरिवेटिव की दो कंडीशन बनेगी, या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। इतनी सिंपल सी बात है। मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, जीरो। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा, तो वो मिनिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा तो वो मैक्सिमा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से पता करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी पता चल जाएगा कि इसके बाद स्लोप कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा। ठीक है, ग्राफ बना के उससे भी चेक किया जा सकता है। ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव से भी पता कर सकते हैं, पर सेकंड डेरिवेटिव से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ही ले लें, एस इक्वल टू 5t² -90 +3, ऐसा ले लिया। 5t², टी क्यू कर लें क्या, चलो रहने दो, t² ही रहने दो, कोई दिक्कत है, t², क्या दिक्कत है। अब आपसे पूछा जाए कि ये दिया गया है इतना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब बताओ यहाँ पे, तो ds/dt क्या करोगे बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ds/dt जीरो करोगे, तो पहले तो ds/dt निकालोगे तो इसमें क्या आएगा, 10t -9 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू आ गया 9/10। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, d2s/dt², इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 10 आएगा, टाइम का तो कोई मतलब नहीं, ये पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब t की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव है, माने पॉजिटिव होने का मतलब मिनिमा होगा। आप चेक करके देखना चाहो तो t इक्वल टू 0 करो बेटा, t इक्वल टू 0 करोगे तो बताओ, t इक्वल टू 0 करोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू 3 आएगी। t इक्वल टू इनफाइनाइट कर दें तो s की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अब बताओ अगर t इक्वल टू 0.9 कर दें तो t इक्वल टू
0.9 कर दें, एस की कुछ वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और वो माइनस में आएगी, और माइनस में आ रही है 1.05। इसका मतलब है एस की इस वैल्यू के लिए, टी की इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू मिनिमम होगा। और अच्छा तरीका ये है कि इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसका ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका। ये हमने यहाँ पे जी एस टी का ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। अब बताओ आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बताओ। 0 पे वैल्यू 3 थी, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें 0 पे इसकी वैल्यू 3 थी, और 0.9 पे कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा। क्या पता चल रहा है, टी इक्वल टू 0 पे तो ये 3 था आपका, एस की वैल्यू कितनी थी, और यहां पर टी इक्वल टू 0.9 कर दें, ये वैल्यू आ गई आपकी, और वो नेगेटिव में आई 0.105 आया था। इसके बाद ये लगातार इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बताओ कहाँ पे वैल्यू मिनिमम है, इस वैल्यू पर मिनिमम है। इसका मतलब है कि जब भी आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है या मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आध और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से बात बनेगी। अगर यहाँ देखें, फिर से एग्जाम्पल देखें, y इक्वल टू, फिर से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx लिखा, तो 4x क्यूब माइनस के 4x 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किया तो x की ये 3 वैल्यू आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव इसका किया और x की ये वैल्यू पुट करी, तो पहले जब 0 पुट करा तो देखा x ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा, और अगर -1 +1 पुट किया तो देखा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब इन वैल्यू के लिए ये क्या होगा, मिनिमा होगा, और 0 के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम हो। इसका ग्राफ प्लॉट करके देखा तो ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी आ रही। ग्राफ की शक्ल इस तरीके से आना इस बात को इंडिकेट कर रहा कि आप देखो ये फंक्शन 0 पर मैक्सिमम है और बाकी इन दो वैल्यूज पर ये क्या बता रहा, मिनिमा बता रहा। तो कभी भी आपको मैक्सिमा मिनिमा करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या करना होगा, 0। सेकेंड डेरिवेटिव और आगे बढ़ोगे तो आपको देखा जाएगा कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है यानी मैक्सिमा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये बातें भी आने वाले टाइम पे करी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे मान लो अभी 2 दिन पहले 12th की क्लास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, रिंग की वजह से के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिंग के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ये रिंग था, यहाँ पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था, रेडियस आर था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। हमने कहा था x इक्वल टू +-r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमने क्या कहा था, d/dx 0, हालांकि 0 नहीं किया था क्योंकि वो 12th स्टडीइंग के बच्चे थे तो मैं मान के चल रहा था कि इतना उन्हें पता है, पर आपके लिए ये कर रहा हूँ। और अगर 12th स्टडीइंग के भी बच्चे देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब ये कोसेंट का फॉर्मूला बन गया, तो बताओ KQ बाहर आएगा। कोसेंट का फॉर्मूला करोगे तो फर्स्ट फंक्शन
ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशियल करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन बनाएगा। फिर एक्स जो कहते हैं इसका करोगे तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन एक्स एन -1 1/2 आ जाएगा। देखो जो ऊपर चला गया था ना, तो एन एक्स एन -1 करोगे और एक अंदर का टर्म का डिफरेंशियल करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर करोगे। इसकी वैल्यू 0 के बराबर करी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर करी तो ये टर्म आपका अंदर का टर्म 0 होना चाहिए क्योंकि के क्यू तो 0 हो नहीं सकता। तो क्या करें, आपका ये टर्म 0 होना चाहिए, कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यहां से देखो ये 3x स्क्वायर आ गया और ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इससे ये टर्म कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी x इक्वल टू क्या आ गया, ±r/√2। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब आपको पता चले कैसे कि मैक्सिमा ही होगा, कैसे पता चला, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा एक्स की इन वैल्यूज के लिए, सेकंड डेरिवेटिव इनकी वैल्यू के लिए नेगेटिव आने का मतलब है कि वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा। तो डिफरेंशिएशन का यूज हमें स्लोप निकालने के लिए करना होगा, मैक्सिमा मिनिमा को निकालने के लिए करना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना हो, कभी स्मॉल वेरिएशन हो, और कभी फिजिक्स में इस तरीके से कि जैसे चलो अभी 10th के बच्चे आए होंगे पढ़ के तो उन्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया। ऐसा देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला 10th वालों को पता होगा, R = ρL/A, जरूर पता होगा। L लेंथ है, A एरिया है, रो रेजिस्टिविटी। अब वायर को स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दें, या लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज बाय 1%, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज बाय 0.01% कर लेते, ठीक है। देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, और यहां लिख दे ड्यू टू स्ट्रेच। कैसे इंक्रीज किया, स्ट्रेच करके, ड्यू टू स्ट्रेच लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज बाय 0.01%, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर कभी चेंज निकालना तो केवल उसी पर डिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी टर्म कांस्टेंट लाना चाहिए या बाकी टर्म को एलिमिनेट करना चाहिए। तो R = कितना होता है, ρL/A। यहाँ एरिया भी है, हमें एरिया को हटाना पड़ेगा। अब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। नया लेंथ कितना आ जाएगा, नया एरिया A', नया लेंथ L'। तो अगर इसको हमें A को रिमूव करना पड़ेगा तो R/R' करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, R = L² बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/A² आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। नहीं समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड देख रहा हूं। R' अच्छा निकालें तो R' इक्वल टू कितना हो जाएगा, ρL'/A' आ जाएगा, ये तो लिख सकते हैं। और R = ρL/A देखा था, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो R'/R कितना आ गया बताओ, L'/L, और यहां आ गया आपका A'/A, और A' की वैल्यू A/A' की वैल्यू वहां से पुट कर दें तो बताओ R'
बाई आर इक्वल टू एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू एल से कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला। अब तो कंक्लूजन लिख सकता हूं कि आर प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया यहां पे बोलो, एल स्क्वायर। और अगर हम एल डैश बाई एल को एलिमिनेट करते तो 1/a² आ जाता, और प्रोपोर्शनलिटी में करते सिलेंड्रिकल बाय है तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की पावर 4 आ जाता। इसका मतलब हमें ये लेंथ के बारे में बात करी गई, तो ये वाला देखेंगे। अब चूंकि स्मॉल चेंज है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो के एल स्क्वायर लिख सकते, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। डी आर स्मॉल चेंज हो गया तो कितना आ गया, के तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2l आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, डी आर बाई आर इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ डी एल बाई एल। अब बताओ लेंथ में परसेंटेज था 0.01 था शायद, देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, ऐसी वैल्यू अंदाज से लिख दी थी। तो क्या वैल्यू थी, हाँ 0.01 था, तो 0.01 तो 0.02% हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर उस तरीके से करें बिना कैलकुलस के तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आर रेडियस के टर्म में करें तो आर की पावर 4 करें और 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते रहें तो वो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी कि गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, फिर से जरूर एक बात कहूँगा कि जो कुछ भी हम डिफरेंशिएबिलिटी यूज कर रहे हैं ये केवल स्मॉल चेंज के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, बहुत बड़े चेंज के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्लियर है। अब मान लो अगर कोई डिफरेंशिएशन न जानता होता या बिना डिफरेंशिएशन के आगे बढ़ना चाहता तो क्या करता, अगर ये रिलेशन भी निकाल लेता तो पहले आर इक्वल टू करता एल स्क्वायर, ये इनिशियल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो 1 मान लिया, आर डैश कितना हो जाता, फाइनल रेजिस्टेंस होता एल प्लस एल 0.01/100, इसका स्क्वायर करता। फिर परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकालता तो क्या आता, आर डैश माइनस आर बाई आर इंटू 100 करता, और सॉल्व करता आगे तो क्या आ जाता बताओ, आर डैश बाई आर -1 इंटू 100 करता। आर डैश की वैल्यू यहां से पुट करता, आर की वैल्यू यहां से पुट करता, सॉल्व करता, स्क्वायर करता 2 बार या बाइनोमियल लगाता, सॉल्व करता, उसका भी आंसर आ जाता। ये एक सेकंड मेथड है, लेकिन अगर डिफरेंशियल पता है तो 2 सेकंड का टाइम लगा। सीधा सा है डी आर बाई आर इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ डी एल बाई एल। और अभी जब आपको एरर एनालिसिस सिखा देंगे तो इतना भी नहीं करोगे, क्यों, आपको पता है एल स्क्वायर है, स्मॉल चेंज है तो सीधे पावर से मल्टीप्लाइड कर दिया करो। एरिया में करते तो किससे करते, 2 से मल्टीप्लाइड करते, रेडियस में करते तो किससे करते, 4 से मल्टीप्लाइड करते, ठीक है। तो ये बड़ा स्मॉल सा हमारा कल की क्लास में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेम सेंटेंस बार बार रिपीट करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि क्लास अगर आपको ठीक लग रही है तो आप सब्सक्राइब भी करें बेटा, और थोड़ा सा शेयर करें ताकि लाइव क्लास के इंटरेक्शन में आ सके, ठीक है। बार बार जी, हालांकि मुझे बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता, मेरे कैरियर में ऐसा कभी वक्त आया नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक नया चैनल के थ्रू स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि सेल्फ डिपेंडेंसी रहे, किसी के साथ वर्क करके उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें करेक्ट नहीं होती वो ना करना पड़े, और वो मैंने लाइफ में किया नहीं तो मैं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें और ये प्योर ऑनेस्टी का चैनल है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। हम अपना पढ़ा रहे हैं, ना किसी चैनल के बारे में कुछ बात करना ना कुछ करना। आपको जहाँ डिफ़िकल्टी है आप हमसे पूछोगे, हम जैसे लाइव क्लास में आ जाएंगे तो एकदम जैसे कि ऑनलाइन क्लास ले रहे थे ठीक वही पैटर्न आपको दिखने लगेगा। कोशिश तो मेरी थी कि मैं हर कीमत पे 5 मार्च के पहले ऐसा कर दूंगा, पर नहीं अभी सिचुएशन बन पाई, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। जिस दिन कंप्लीट कर लूँगा उस दिन स्टार्ट कर दूँगा,
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए बेटा। सो एक अगर आप प्रॉपर सपोर्ट कर पाते हैं और करेंगे, मुझे पता है, विश्वास है, क्योंकि आपके सपोर्ट के दम पे ही से सारी चीज़ें अभी तक यहाँ तक पहुँची हैं। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये चीज़ें जल्दी से लाइव इंटरेक्शन में आना चाहता हूँ। ठीक है। कई बच्चे हमसे अभी कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम लिंक पे लिख रहे हैं कि सर थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाएं, कुछ क्वेश्चन और अच्छे स्टैंडर्ड के लें। लेकिन मैं अभी चूंकि 11th को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि जैसे ही आईआईटी मेंस का या बैच बनाना शुरू कर दूंगा तो नेचुरल है कि फिर वो क्वेश्चन उस लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है। पिछले लगभग मोर देन 25 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 90 से लेके 2000 तक लगभग एज ए प्रोफेसर महाराज छतरपुर में डिग्री कॉलेज में वर्क किया है। और इसके बाद कोटा, जयपुर और दिल्ली के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वर्क किया है। और वो इंस्टीट्यूट ऐसे थे कि उस समय के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट थे। ठीक है। मैं किसी इंस्टीट्यूट का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेट अपने आप को इस सेंस में मानता हूँ कि मुझे 9 से 10 बार ऐसे स्टूडेंट पढ़ाने को मिले अपनी होल द कैरियर में आईआईटी के लिए, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ। मैं फिर से एक सेंटेंस बोलूँगा कि ये मैं कभी नहीं मानता हूँ कि मेरे पढ़ाने से उनकी रैंक आई है, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। उस स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी के दम पे आई है। पर हाँ, मैं फॉर्चुनेट इस मामले में मानता हूँ कि ऐसे मेधावी छात्रों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। ठीक है। और मेडिकल के फील्ड में जहाँ तक बात करें तो मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ इतनी बार फर्स्ट रैंक आई। ठीक है। तो मेडिकल में मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूशन में था तो वहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल साथ साथ था, तो दोनों ही बैच लेता था। और जैसे ही मुझे लाइव इंटरेक्शन मिलेगा आप लोगों के साथ क्लास का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस पैटर्न का टीचर हूँ और कैसे टीच करूँगा। अब मैंने कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं, मेमोरी टिप्स, रिजल्ट बनाए हैं। वो सब कुछ ऐसे वीडियो बना के तो डालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर लाइव इंटरेक्शन में होता तो इमीडिएट बच्चा पूछता और फिर उनका यूज करते तो ज़्यादा अच्छा काम आता। ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करें बेटा इस चैनल को। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। सो नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन पे रहेगी।